नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुगल काल उसके MCQ को करने वाले हैं और ये हमारा जो है इसका पार्ट नंबर 1 है। इस पे अभी आपके 2 और वीडियो आएंगे, यानी हम लोग मुगल काल का टोटल 3 वीडियो पढ़ने वाले हैं और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को कर लेते हैं, इसके सीरीज को कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको मुगल काल से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। आप यकीन मानिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए जो ये सीरीज है अगर आप कर लेते हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या, मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, यानी कहने का मतलब है कि इसका जो पहला सम्राट था वो कौन था, तो वो था आपका बाबर। कौन था? बाबर। ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए, ये जो है बाबर का आपका ये कार्य क्षेत्र है। बाबर अपने शासन काल में इन क्षेत्रों पर राज करता था। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने, इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर की। तो देख रहे हैं आप इसके एक लाइन में कितने सारे फैक्ट हैं। तो पानीपत का अगर प्रथम युद्ध पूछा जाए आपसे, तो ये आपका हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, और इसमें बाबर की जीत हुई थी। तो देख आपको कितना एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है। बाबर का जो जन्म हुआ था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को अंदीजन, जो अभी फरगना में है, वहां हुआ था। बाबर जो था वो तैमूर का वंशज था और उन्होंने अपने पिता की ओर से फरगना राज्य पर शासन किया था। फरगना राज्य उस समय का जो है अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान का जो क्षेत्र है उसको हम उस समय फरगना बोलते थे। यह है आपको मुगल सम्राटों की सूची। तो जो आप देख रहे हैं जो ग्रीन कलर से किया हुआ है वही आपको पढ़ने हैं और उनके टाइम पीरियड को भी आप याद रख सकते हैं। तो पहला था आपका बाबर, फिर हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फिर जहादार शाह, फर्रुखसियर, इब्राहिम, मोहम्मद शाह, अहमद शाह बहादुर, अली गौहर शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, और अंतिम शासक किसके थे? बहादुर शाह द्वितीय। अगर बाबर का बात किया जाए तो बाबर का शासन काल था 1526 से 1530। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था, 1530 से 1540, और फिर यहां से वो निर्वासित होकर भाग गया था। फिर दोबारा आया 1555 में और 1 साल राज किया 1556 तक। उसके बाद अकबर ने राज किया 1556 से लेकर के 1605 तक। उसके बाद जहांगीर 1605 से लेकर के 1627 तक। फिर 1628 में शाहजहां आया, उसने 1658 तक राज किया। उसके बाद औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक। उसके बाद हम आते फर्रुखसियर के पास। फर्रुखसियर जो था 1713 से लेकर 1719 तक। इसको आपको इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज जो इसके शासन काल में बहुत सारे लोगों ने काम किया था, इसने जो थी बहुत सारे छूट अंग्रेजों को दिए थे। उसके बाद मोहम्मद शाह 1719 से 1748, और लास्ट जो था बहादुर शाह द्वितीय 1837 से लेकर के 1857। तो ये मुगल सम्राटों के सूची उनके कार्यकाल के अनुसार है। मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है, तो इसलिए मैंने बताया आपको याद रखने के लिए। सबसे पहले कौन आया था? बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर और फिर शाहजहां, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। डिटेल में आप पीछे वाला वीडियो में देख ही चुके हैं, पीछे वाले क्वेश्चन के लिए। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था? तो यह कहा जाता था आपका अकबर को। ऑप्शन नंबर बी। ये अकबर का देखिए कार्य क्षेत्र है जो कितना ज्यादा विस्तृत था। मुगल सम्राट अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता था। अकबर का सबसे पहला उद्देश्य था संपूर्ण भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधना, यानी संपूर्ण भारत पर उसका राज्य होना, भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना, उन्हें यह एहसास दिलाना कि वे एक राष्ट्र के वासी हैं, किसी राज्य के वासी नहीं हैं। यानी जो अभी हमारा भारत है उस हिसाब से वो उस समय उस पूरे भूखंड को एक भारत राज्य की तरह बनाना चाहता था।
इसके साथ ही उसने पूरे राज्य में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित की तथा सामाजिक एकता एवं सांस्कृतिक उत्थान के कार्य भी किए। इसके कारण उसे एक राष्ट्रीय सम्राट कहा जा सकता है। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी रहता था अकबर के दरबार में। ऑप्शन नंबर डी। फैजी जो था अकबर का दरबारी कवि था जिसका पूरा नाम अबुल फैज इब्न मुबारक था। 1579 से 1602 में अपनी मृत्यु तक मुगल सम्राट अकबर का वह बड़ा वजीर था। उन्हें अकबर ने नवरत्नों में भी शामिल किया था। इसने अनेक ग्रंथों की रचना तथा अनेक ग्रंथों का फारसी में अनुवाद किया, जैसे कि लीलावती और महाभारत। तो अगर आपसे पूछा जाए लीलावती का और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो वो फैजी ने किया था, जिसका मूल नाम था अबुल फैज इब्न मुबारक। फैजी के अधीन अकबर ने अनुवाद विभाग की भी स्थापना की थी। फैजी के अधीन कौन सा विभाग था? अनुवाद विभाग। अकबर के अगर नवरत्न की बात की जाए तो उसमें 9 रत्न थे आपके: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अबुल रहीम खाने खाना, हकीम हुक्काम और मुल्ला दो पियाज। जैसे अभी पूछा है फैजी किसके दरबार में रहते थे, तो वैसे आपको इन 9 में से किसी का भी पूछा जा सकता है। तो अबुल फजल की बात करें हम, तो अबुल फजल आपका इतिहासकार था, लेखक था और अकबर का सलाहकार था। अगर हम फैजी की बात करें तो कवि था और लेखक था, और ये अबुल फजल का भाई था। फैजी जो था वो अबुल फजल का भाई था। तानसेन संगीतकार थे और जाने माने गायक थे। बीरबल कवि थे और अकबर के सलाहकार थे। राजा टोडरमल की बात की जाए तो वो वित्त मंत्री थे और राजस्व सुधारक थे। राजा मान सिंह की बात की जाए तो वो सैन्य कमांडर थे अकबर के शासनकाल में। और अब्दुल रहीम खाने खाना की बात की जाए तो वो कवि और लेखक थे। हकीम हुकाम की बात की जाए तो वो चिकित्सक और सलाहकार थे। हकीम नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। मुल्ला दो पियाजा जो था वो भी आपका सलाहकार था अकबर के दरबार में। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनाया था? ये आप देख रहे हैं फतेहपुर सिकरी है और सॉरी उसका ये बुलंद दरवाजा है। तो फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा बनाया था आपका अकबर ने। किसने? अकबर ने। ऑप्शन बी। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय, ठीक है, जिस समय उसके राजा थे मुजफ्फर शाह तृतीय के उपलक्ष्य में बनवाया था। और यह विजय उसने किया था 1572 ईस्वी में। और 1602 ईस्वी में जा करके इसने इस गुजरात विजय के उपलक्ष्य में एक स्मारक बनवाया था, जिस स्मारक का नाम था बुलंद दरवाजा, ठीक है, जो भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार भी है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? तो ये आपका है फतेहपुर सिकरी से। फतेहपुर सिकरी जो है वो जगह है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ इमारत नहीं होना चाहिए था, गलत है क्वेश्चन, लेकिन ये आपका एग्जाम में हूबहू पूछा गया है इसलिए मैंने इसको सेम टू सेम लिखा है। लेकिन यहाँ इमारत नहीं होना चाहिए था, ये फतेहपुर सिकरी है, कोई इमारत नहीं है, ये जगह है। फतेहपुर सिकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने किया था? तो ये किया था आपका अकबर ने। ऑप्शन ए। भारत में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था, किसने किया था? आपका मिस्र ने, चीन ने, यूनान ने या भारत ने? तो बारूद का जो आविष्कार किया था आपका वो किया था चीन ने। ऑप्शन बी। चीन ने अपने इतिहास में कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जैसे कागज है, छपाई है, बारूद है और ये कपास है। कागज का आविष्कार किया था इन्हें 105 ईसा पूर्व में, यानी 105 बीसी में काय लू नामक एक चीनी अधिकारी ने कागज बनाने की तकनीक का आविष्कार किया था। किसने किया था? काय लू ने। छपाई का तो ये हुआ था 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में बी सेंग नामक एक चीनी आविष्कारक ने चल प्रकार की छपाई का आविष्कार किया था। बारूद का हुआ था आपका 9वीं शताब्दी में विस्फोटक के रूप में। कंपास का भी 11वीं शताब्दी में, यानी छपाई और जो कंपास है आपका ये दोनों जो थे 11वीं शताब्दी में हो चुके थे। और ये जो कंपास था वो नाविकों के दिशा निर्धारण के लिए हुआ था। आईने अकबरी की रचयिता कौन है? आईने अकबरी के रचयिता जो आपके हैं अबुल फजल, इनके भाई जो फैजी थे।
कौन है ये? अबुल फजल। तो आईने अकबरी जो है फारसी भाषा में लिखा गया है और ये अबुल फजल की रचना है। अबुल फजल कौन था? तो अकबर का दरबारी रचनाकार था। अबुल फजल की मृत्यु 1602 ईस्वी में हुई थी। अबुल फजल ने 1597 से 1598 ईस्वी में अकबर नामा पूरा करके अकबर के सामने पेश किया था। अबुल फजल ने ही अकबरनामा को भी लिखा था। अच्छा, अकबरनामा जो है 3 जिल्दों में बटा है। 3 जिल्द कहने का मतलब है कि 3 पार्ट में या 3 भाग में, कुछ ही बोल सकते हैं। तो 3 पार्ट में बटा है और जो अकबरनामा का जो तीसरा पार्ट है, जो तीसरा जिल्द है, वही आपका आईने अकबरी है। इसमें अकबर कालीन शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। तो जो आईने अकबरी इसमें क्या दिया गया है? अकबर कालीन जो शासन प्रणाली है उसके बारे में ये पुस्तक आपकी है। अकबरनामा को 3 जिल्द में जो विभाजित किया गया था, पहला था, दूसरा और ये तीसरा। तीसरा ही आपका आईने अकबरी था। तो पहला में क्या था? तो पहला में आपका था अकबर के पूर्वजों का इतिहास, जिसमें तैमूर से लेकर हुमायूं तक का वर्णन है। और दूसरा जिल्द जो था उसमें अकबर के शासन काल का इतिहास, जो 1602 तक के उसके शासन काल का विस्तृत विवरण है, क्योंकि 1602 में उसकी मृत्यु हो गई थी। और तीसरा जो हमने पढ़ चुका पीछे, प्रशासनिक व्यवस्था, उसके घराने, सेना, राजस्व और भूगोल का विवरण मिलता है। भूगोल मतलब उसका क्षेत्र कहां तक था, इसका विवरण मिलता है। तो ये मेनली है किसका? अकबरनामा का। तो अब से अकबरनामा पूछे या आईने अकबरी पूछे, ये दोनों के लेखक जो है वो अबुल फजल है। जहांगीर का मकबरा कहां है? तो जहांगीर का मकबरा आपका है लाहौर में। ऑप्शन सी। कहां है? लाहौर में। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा जो है शाहदरा बाग में रावी नदी के किनारे लाहौर पाकिस्तान में है। निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर के मृत्यु के बाद उनकी पत्नी नूरजहां ने इस मकबरे का निर्माण करवाया था। तो हम देख लेते हैं कि जो मुगल बादशाह थे उनका मकबरा कहां कहां है। तो बाबर के अगर मकबरे की बात की जाए तो वो काबुल में है, अफगानिस्तान के पास। ठीक है, अफगानिस्तान के काबुल में, जिसका नाम है बाबर गार्डन। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, अकबर का सिकंदरा में। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हैं। अकबर ने ही जो था वो जो सिकरी था उसका निर्माण करवाया था। जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में भी हमने देखा। शाहजहां का मकबरा आगरा में। शाहजहां ने ताजमहल बनाया था तो उसी का पास आपका हम ये कह सकते हैं आगरा में। औरंगजेब का औरंगाबाद में, नाम से याद हो जाएगा, औरंगजेब औरंगाबाद। और बहादुर शाह जफर जो था वो रंगून में। ये तो सबसे लास्ट तो हमेशा याद ही रहता है। तो दो जो आपके हैं, एक बाबर और एक जहांगीर, इसका जो मकबरा है वो बाहर में है और बाकी सबके मकबरा इंडिया में है। आप उसको याद रख सकते हैं। क्लियर है? न्याय की चेन किसने स्थापित की थी? न्याय की जो चेन है वो किसने स्थापित की थी? तो ये स्थापित किया था जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी। ये एक सोने की चेन हुआ करती थी। जहांगीर न्याय करना राजा का व्यक्तिगत दायित्व मानता था। व्यक्तिगत दायित्व मानता था, अतः उसने आगरा के किले में, कहां पे न्याय की चेन कहां है? आगरा में है। आगरा के किले में शाहबूज तथा यमुना के किनारे पत्थर के स्तंभ के मध्य में एक 30 गज सोने की जंजीर, कितना 30 गज सोने की जंजीर बंधवाई थी, जिसमें 60 घंटे लगे थे। और न्याय का फरियाद यदि इस घंटी को बजाता था तो उसका न्याय स्वयं जहांगीर करता था। क्लियर है? मुगल काल में जजमानी प्रथा क्या थी? जजमानी प्रथा जिसको अभी भी प्रचलित है वो क्या थी? तो वो थी आपका एक पारस्परिक व्यवस्था था जो ग्रामीण भारत में किसानों तथा अन्य व्यवसाय वर्गों के मध्य विद्यमान थी। ठीक है, एक व्यवस्था था। क्या व्यवस्था था? चलिए इसको देखते हैं। यह बोलता है कि मुगल काल में जजमानी प्रथा एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें निचली जातियां उच्च जातियों के लिए सेवाएं प्रदान करती थी। ठीक है, नीचे की जो जाति है वो ऊपर की जातियों के लिए क्या करते थे? सेवाएं प्रदान करते थे और बदले में अनाज या अन्य सामान प्राप्त करते थे। तो जो सेवा करता था उसको अनाज या कोई भी जो सामान है वो मिलता था। यह व्यवस्था उत्तर भारत के गांवों में प्रचलित थी
जजमानी प्रथा में कुछ जातियां दूसरी जातियों को सेवाएं प्रदान करती थी, जैसे कि कृषि, शिल्पकारी या धार्मिक कर्मकांड। ये सेवाएं देने वाली जातियां ग्राहक या जजमान कहलाती थी। जो सेवा दे रहा है, ठीक है, जो सेवा कर रहा है वो आपका ग्राहक कहलाता था या जजमान कहलाता था, और जिसका सेवा किया जा रहा है उसको हम बोलते थे संरक्षक या यजमान। क्या बोलते थे? संरक्षक या यजमान। ये संबंध पीढ़ियों तक चलते थे और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जारी रहते थे। जजमानी व्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कि 12 बलुतेदार प्रणाली महाराष्ट्र में और मिरासी प्रणाली दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ये जजमानी व्यवस्था तो जी और भी जगह पे प्रचलित थी। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बीबी का मकबरा जो है आपका ये औरंगाबाद में है, और ये देख सकते हैं, इसको हम दूसरा ताजमहल भी बोलते हैं। औरंगाबाद, ये औरंगाबाद जो कि आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। यह मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम, मरणोपरांत उनका नाम था रबिया उल दुर्रानी, की याद में बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? तो दिलरास बानो बेगम के लिए। ताजमहल की अनुकृति होने के कारण इसे दूसरा ताजमहल या दखनी ताज भी कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि औरंगजेब जो था लगभग संपूर्ण भारत को वो विजयी कर लिया था, केवल थोड़ा सा दक्षिण भारत को छोड़ करके। देख सकते हैं कितने लंबे चौड़े क्षेत्र पर वो शासन करता था औरंगजेब। मुगल साम्राज्य के पतन के समय, जब मुगल साम्राज्य खत्म हो रहा था, उसके समय जाटों के नेतृत्व में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्वयं को संगठित किया। किसने? तो ये किया था आपका चूड़ामन ने। किसने? चूड़ामन, ऑप्शन नंबर बी। औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो ये किया था आपका चूड़ामन ने। किसने? इसका भी आंसर हो जाएगा चूड़ामन, ऑप्शन ए। किसके शासन काल में मराठा प्रमुख संभाजी को फांसी की सजा दी गई थी? संभाजी जो थे उनको फांसी की सजा किसके शासन काल में दी गई थी? तो ये दिया गया था आपका औरंगजेब के शासन काल में, ऑप्शन नंबर ए। मराठा प्रमुख संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को संरक्षण प्रदान किया, जिसे औरंगजेब ने इनसे रुष्ट हो गया। यहाँ अकबर द्वितीय का बात हो रहा है। फरवरी 1689 ईस्वी में संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया। संभाजी और कवि कलश को बंदी बना लिया गया और 11 मार्च 1689 ईस्वी को कोड़े गांव में इनकी हत्या कर दी गई। दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली के पुराना किला स्थित किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण सूरवंश के शासक शेरशाह सूरी द्वारा लगभग 1542 ईस्वी में कराया गया था। इस मस्जिद के निर्माण में स्थापत्य की लोदी शैली का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? लोदी शैली का। ताजमहल को किसने बनवाया था? ताजमहल को किसने बनवाया था? तो इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं। ठीक है, ताजमहल को किसने बनाया था? इसमें आंसर हो जाएगा इसका कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां की देखरेख में हुआ था। ठीक है, बनवाया कौन था इसको? शाहजहां। अब बनाया कौन था? तो इसे बनाया था उस्ताद ईसा खान है। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें। अगर बनवाया का बात बोला जाए, किसने बनवाया था, तो ये हो जाएगा शाहजहां, और पूछा जाए किसने बनाया था, तो ये बनाया था आपका उस्ताद ईसा खान ने। मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था, जिसकी मृत्यु उसी वर्ष 17 जून को अपने 14वें बच्चे गौहर बेगम को जन्म देते समय हुई थी।
इसका निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू हुआ था ताजमहल को, और पूरा हुआ था 1648 ईस्वी में, यानी कि इसको बनने में 16 वर्ष का समय लगा था। उस्ताद ईसा सिराजी आगरा में ताजमहल के सहायक वास्तुकार थे। अगर वास्तुकार का बात पूछा जाए तो उस्ताद ईसा सिराजी तथा उस्ताद अहमद लाहौरी जो थे वो ताजमहल के मुख्य वास्तुकार थे। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है। ये डेट आपका इंपॉर्टेंट है। 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया था, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अब तो इसका ऐसे जानते हैं। किसके लिए? मुमताज महल के लिए। आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित मकबरा ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल, जिसका नाम था अर्जुमंद बानु बेगम, ये मुमताज महल जो था वो शाहजहां के द्वारा दिया गया नाम था। इनका नाम जो था वो था अर्जुमंद बानु बेगम की याद में कराया गया था। मुमताज महल को मल्लिकाए जमानी की उपाधि भी प्राप्त थी। किसकी? मल्लिकाए जमानी, वह शाहजहां की दूसरी पत्नी थी। मुमताज महल जिसका अर्थ होता है महल का गहना, उनके पति द्वारा दिया गया उपनाम था। कवि गयासुद्दीन ने मकबरे पर छंदों का डिजाइन किया है। जो ताजमहल का मकबरा है उस पर छंद लिखा है कवि गयासुद्दीन ने, जबकि तुर्की के इस्माइल खान अफरीदी गुंबद निर्माता थे। उसके जो गुंबद बनाया गया है वो बनाया गया है इस्माइल खान अफरीदी के द्वारा। और केंद्रीय गुंबद जो सबसे बीच वाला जो गुंबद है केंद्र में, उसका ऊंचाई 187 फीट है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था किससे? ये करवाया था आपका संगमरमर से। ऑप्शन नंबर डी। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ये कुछ शासकों के नाम हैं और उनसे ये सूची 2 का मिलान करना है। क्लियर है? तो देखते हैं इसमें कि हमको सबसे पहले याद कौन सा है। तो याद अगर हम देखें शेरशाह सूरी का, शेरशाह सूरी जो थे सड़क और भूमि सुधार, ठीक है, शेरशाह सूरी जो संबंधित थे वो थे आपके सड़क और भूमि सुधार से, यानी सी का ऑप्शन ए। अब बचा हैदर अली। हैदर अली जो था युद्ध कला में निपुण था। ऑप्शन 4। तो ए का 4 और सी का 1, ए का 4 और सी का 1, ऑप्शन नंबर सी जो आपका ये है आंसर है। तो कृष्णदेव राय जो था वो हो जाएगा आपका तेलुगु साहित्य से, ऑप्शन डी। और शेरशाह सूरी जो था वो हो जाएगा आपका मकबरा और शेरशाह सूरी नहीं, अफगान और तुर्क जो ये थे आपके मकबरा और मेहराबों का निर्माण से। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर है। मयूर सिंहासन जिसे तख्ते ताउस भी कहा जाता है वो किससे संबंध है, किससे संबंधित है? तो ये था आपका शाहजहां से। किससे? शाहजहां से, ऑप्शन बी। ये देख सकते हैं ये जो मयूर सिंहासन था तख्ते ताउस था। तख्ते ताउस जिसे मयूर सिंहासन के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन था। दुनिया का सबसे महंगा सिंहासन था। मयूर सिंहासन जिसको तख्ते ताउस कहा जाता है का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। इसका नाम इसके पीछे नाचते हुए मोरों के चित्र के कारण पड़ा है। यह सिंहासन बेबादल खां की देखरेख में बना था। किसकी देखरेख में बना था? बेबादल खां। यह सिंहासन जो है 3.5 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। 3.5 गज लंबा, 2.5 गज चौड़ा और 5 गज ऊंचा था। यह पन्नों के 12 स्तंभों पर आधारित था, जिन पर रत्न जड़ित 2-2 गोरों की आकृतियां थी। सम्राट के आसन तक पहुंचने हेतु इसमें 3 रत्न जड़ित सीढ़ियां थी। रत्न मतलब सोना चांदी। तख्ते ताउस के बारे में कहा जाता है कि इसकी कीमत ताजमहल और विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा थी। यह दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में स्थित थी। दीवाने खास क्या था? तो निजी दर्शकों का हॉल या मंत्रियों का कक्ष था, वहां पे यह आपका स्थित था।
नादिर शाह ने भारत में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया था और इंडिया से बाहर लेकर चला गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो ये किया था आपका लाहौर पे किया था, कन्नौज पे नहीं कर पाया था। नादिर शाह कहां पे नहीं चढ़ाई कर पाया था? कन्नौज पे। नादिर शाह 1738 ईस्वी में गजनी, काबुल और लाहौर पर आक्रमण किया था। ठीक है, काबुल पर और लाहौर पर। उसके बाद उसने करनाल पर भी आक्रमण किया। युद्ध में दिल्ली के तत्कालीन मुगल शासक, उस समय मुगल शासक थे कौन? मोहम्मद शाह को पराजित कर 24 फरवरी 1739 को दिल्ली में उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया था। उसने कन्नौज पर आक्रमण नहीं किया था। दिल्ली से वापस लौटते समय नादिर शाह प्रसिद्ध मयूर सिंहासन के साथ साथ कोहिनूर हीरा और दरियाए नूर हीरा भी अपने साथ ले आया था। तो कोहिनूर के साथ एक और हीरा था, वो था कौन? दरियाए नूर हीरा। जीटी रोड किसके शासन काल में बनाई गई थी? तो जीटी रोड बनाया गया था आपका ये शेरशाह सूरी के शासन काल में, और ये शेरशाह सूरी का कार्य क्षेत्र है, उसका राज्य है। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों में 4 सड़कें बहुत प्रमुख थी। कौन कौन सी? पहली सड़क थी आपका सोनार गांव, जो कि बंगाल से आरंभ होता है और आगरा, दिल्ली व लाहौर होती हुई सिंधु नदी पर समाप्त हुई। 1500 कोस लंबी यह सड़क ए आजम के नाम से जानी जाती है। यानी बंगाल में होता हुआ, ठीक है, आगरा दिल्ली से होता हुआ कहां तक? लाहौर तक। आज इसी का नाम जो है आपका वो है ग्रैंड ट्रंक रोड, यानी जीटी रोड। दूसरा सड़क उसने बनवाया था आगरा से लेकर बुरहानपुर तक। कहां तक? आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर व चित्तौड़ तक, तथा चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक। तो शेरशाह सूरी ने टोटल 4 सड़कें बनवाई थी। सूरी वंश का संस्थापक जो था वो शेरशाह सूरी था। हम थोड़ा सूरी वंश के बारे में देख लेते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था, और शेरशाह सूरी का जो पूरा नाम था वो था फरीद खां। शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में, जो 26 जून 1539 को हुई थी, कन्नौज की लड़ाई, जिसको बिलग्राम की लड़ाई भी कहते हैं, 17 मई 1540 में हुमायूं को हराया था। यानी 2 बार, एक जो 1539 में युद्ध हुआ था और एक 1540 में जो युद्ध हुआ था, दोनों में हुमायूं को हरा दिया था। 1540 वाले युद्ध को बोलते हैं चौसा का युद्ध, और 1540 वाले बोलते हैं हम कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध। रैयतवाड़ी व्यवस्था मूल रूप से शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो शेरशाह सूरी द्वारा शुरू की गई थी। उन्होंने खेती के लिए भूमि का सर्वेक्षण भी करवाया था और इसे पोलज और परती भूमि में विभाजित किया था। पोलज जो था वो वैश्विक भूमि को बोलते थे, जो निरंतर खेती के तहत भूमि थी, और परती उसको बोलते थे जो अस्थायी रूप से खेती से बाहर भूमि थी। यानी जिस पर खेती होता था उसको हम पोलज बोलते थे, और जिस पर खेती नहीं होता था उसको हम परती बोलते थे। उसकी याद में बिहार के सासाराम में मीर मुहम्मद अलीबाल खान द्वारा, किसके द्वारा? मीर मुहम्मद अलीबाल खान द्वारा डिजाइन किया गया एक मकबरा बनाया गया था, और इसे इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक उदाहरण माना जाता है। तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके राजत्व काल में रहते थे? ये राजस्व होगा, नहीं राजत्व, ठीक है, किसके राजत्व काल में रहते थे? तो ये रहते थे आपके अकबर के। किसके? अकबर के। ऑप्शन नंबर सी। अकबर के शासन काल में अनुवादित महाभारत में फारसी में अनुवाद का नाम क्या था? महाभारत का जो फारसी में हम अनुवाद किए थे उस किताब का नाम क्या था? तो उस किताब का नाम था आपका रज़्मनामा। ऑप्शन नंबर डी। नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी तथा शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। वह महाभारत का नाम रज़्मनामा रखा, जिसका मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। तो 3 लोगों ने, नकीब खां, अब्दुल कादिर बदायूनी और शेख
सुल्तान ने अकबर काल को लोकप्रिय रूप से भारतीय साहित्य का पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। किसके काल को? अकबर के काल को। उस दौर में अबुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है, अबुल फजल ने पंचतंत्र का भी अनुवाद किया था और उसे अनवर ए सुहैली नाम दिया था। क्या दिया था? अनवर ए सुहैली। सती प्रथा के विरुद्ध किस मुगल शासक ने कदम उठाए थे? तो ये उठाया था आपका अकबर ने। ऑप्शन नंबर बी। ये अकबर का आपका शासन काल है, शासन क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य हैं? ये 4 वाक्य दिया गया है, इसमें से कौन सा आपका जो है वो भक्ति काल जो था दक्षिण भारत का उसके लिए सही था? तो इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों ने किया था, ये सही है। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते थे। दक्षिण भारत तो संस्कृत में कैसे बोलेंगे? इसमें जाति व्यवस्था का किया गया था, ये भी सही है। इसके प्रचार प्रसार में महिलाएं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी, ये गलत है, भाग लेती थी। तो यानी पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। मिलान करना है। यहाँ पे आपका एक सूची 1 दिया है, सूची 2 दिया है। सूची 1 में कुछ नाम है और सूची 2 में जातियां हैं, तो मिलान करना है कि कौन किस जाति से संबंधित था। तो कबीर का बात किया जाए तो कबीर बुनकर थे, रविदास मोची थे, नामदेव दर्जी थे और सेना जो थे वो हजाम थे। ठीक है, तो आपका ए का 1 हो गया और बी का 4 यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो आपका सही है। कबीर के जो जाति थी वो बुनकर थी, रविदास मोची थे, नामदेव दर्जी थे और सेना जो थे वो हजाम थे। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे आपके गौड़ीय संप्रदाय से। किससे? गौड़ीय संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर सी। चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद जिसे गौड़ीय वैष्णव धर्म भी कहा जाता है का संस्थापक माना जाता है। उनका जन्म पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में नवद्वीप में हुआ था। उन्होंने नृत्य और भक्ति गीतों के माध्यम से भगवान कृष्ण की पूजा की थी। नृत्य और भक्ति के गीत के माध्यम से किसका? कृष्ण जी की पूजा की थी। इसका मूल नाम विश्वंभरा मिश्रा था। विश्वंभरा मिश्रा था चैतन्य का पूरा नाम, और उन्हें गौरांग के नाम से भी जाना जाता था। भक्त कवियों में चैतन्य एकमात्र ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था। ठीक है, भक्त कवि जो थे वो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, लेकिन चैतन्य एक ऐसे कवि थे जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया था और इसके अनुयायी इन्हें गौरांग महाप्रभु के नाम से पूजते भी थे। किसको? चैतन्य को। क्लियर यहाँ पर? तो ये आज आपका जो मुगल काल था उसका पहला वीडियो पार्ट नंबर 1 समाप्त हुआ। इसके अभी 2 पार्ट आने वाले हैं, पार्ट 2 और पार्ट 3। तब जाकर आपका ये मुगल काल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो समाप्त होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।